हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेफिशा। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी स्टडी का अच्छे से ध्यान रखा होगा और आप सभी ने अपनी स्टडी करी होगी। आज मैं आपके लिए लाई बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 और जो हमारी बुक है वो एजुकेशन की बुक है। बुक का नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, जिसका नाम आपको हिंदी में दे रखा है कार्यस्थल को समावेशी बनाना। आई होप आप सभी ने ये बुक ऑलरेडी देखी होगी क्योंकि ये आपको SOL से प्रोवाइड कराई जाती है और आपने इस बुक के जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर करवाए हैं वो आपने किए होंगे। आज हम बाय द वे चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 5 तक मैं पूरा कवर कर चुकी होंगी। आई होप आप सभी ने अभी तक चैप्टर नंबर 5 तक पूरी वीडियोस देख ली होंगी और तब आप ये चैप्टर नंबर 6 देखने आए हैं। और अभी तक आपने ये चैप्टर नंबर 5 तक वीडियोस नहीं देखी हैं और लाइक और कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, जल्दी से ये सारी चैप्टर नंबर 5 तक वीडियोस देखिए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, तब आकर आप चैप्टर नंबर 6 की वीडियोस देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये सारे ही चैप्टर एक दूसरे पर बेस्ड है और सारी ही विकलांगता के बारे में। इसमें भी हम चैप्टर नंबर 6 में भी कुछ विकलांगताओं के अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे, क्यों कौन कौन से अधिनियम आए, कब कब अधिनियम आए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक जाकर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 6। चलिए देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे चैप्टर नंबर 6 को, और चैप्टर का नाम है हमारा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और 2016। हमारे जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम, जो भी अधिनियम आए हैं, अभी तक हमारे 2 अधिनियम आए हैं। एक अधिनियम आया है हमारा 1995 में और दूसरा अधिनियम आया है 2016 में। अब इन दोनों अधिनियमों को हम पढ़ेंगे, यानी इन दोनों अधिनियम के अंतर्गत क्या था, कैसे था, और जब हमारा फर्स्ट अधिनियम आ गया तो सेकंड लाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों हम इसके बाद इसको लेकर आए, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा पैरा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, आप सब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा और आपकी क्या राय है इस बारे में और आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए और आपको क्या समझ में आया इससे, ये भी चीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विकलांग लोग कई बाधाओं के कारण असुरक्षित होते हैं, चाहे वह शारीरिक या वित्तीय हों। इन बाधाओं को दूर करना हमारी पहुंच के भीतर है और ऐसा करना हमारे नैतिक कर्तव्य हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बाधाओं को दूर करने से दुनिया में योगदान करने के लिए इतने सारे लोग की क्षमता का पता चलेगा। सरकारें अब उन करोड़ों विकलांग लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती जिन्हें स्वास्थ्य, पुनर्वास, सहायता, शिक्षा और रोज़गार तक पहुंच से वंचित रखा गया है और जिन्हें चमकने का मौका कभी नहीं मिला। अब आप बताइएगा, इसको रीड आउट या इसको सुनकर या इसको देखकर आपके दिमाग में क्या थॉट आते हैं और आपको क्या फील होता है और आपके क्या समझ में आता है। ओके, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इस चीज़ से क्या समझते हैं और हमें क्या करना होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। ओके, आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जूम ऑन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे। आई होप आप सभी को अब अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है। यानी जो भारत का संविधान है वो सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है, यानी सभी को समान अधिकार वाली स्वतंत्रता प्रदान करता है और सभी के लिए समावेशी समाज अनिवार्य रूप से निर्मित करता है। यानी सभी को समावेशी समाज, जो सभी के लिए समान हो, ऐसे समाज का निर्माण करता है और सभी लोगों के लिए वो होता है। ऐसा नहीं जो विकलांग है सिर्फ उनके लिए या जो नॉर्मल है उनके लिए, नहीं, ये सभी के लिए समान अधिकार, सभी के लिए समान समावेशी निर्माण करता है। ओके, समान समावेशी वाला समाज निर्माण करता है। सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और बढ़ावा देना लोकतांत्रिक भारत का प्राथमिक उद्देश्य है। यानी सभी नागरिकों के लिए जो सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और उसको सुनिश्चित करना, यही हमारे लोकतांत्रिक भारत की प्राथमिक उद्देश्य यानी
फर्स्ट उद्देश्य यही है कि सभी को समान रखना, ठीक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन समावेशी दर्शन और व्यवहार के माध्यम से समाज को समानता और न्याय का मंच बनाया है। यानी देखिए, जो हमारा ये उद्देश्य है कि सभी को समान रखना है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो समावेशी दर्शन है वो हमारी सहायता करता है और एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो सभी के लिए समान चीज़ें उपलब्ध कराता है और सभी को समान रखता है। समावेशी न्याय का समानता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत को सोचने और अभ्यास करने का एक तरीका है। यानी जो समावेशी न्याय है वो एक क्या है, वो एक लोकतांत्रिक सिद्धांत और सोचने का अभ्यास, यानी सोचने और अभ्यास का एक तरीका है जो हमें सभी को समान रखने की कैपेसिटी देता है और समान रखने के लिए बढ़ावा देता है कि हाँ, हमें सभी को समान रखना है, ताकि समूह का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृत, मूल्यांकन और सुरक्षा महसूस कर सके। और जब सभी समान होंगे तो सभी क्या फील करेंगे, वो सुरक्षित महसूस करेंगे, मूल्यांकित महसूस करेंगे कि हाँ, हमारा भी कोई वैल्यू है, कोई भी अपने आप को बेकार नहीं समझेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। आमतौर पर लोग विकलांगता को सामाजिक रूप से निर्मित घटनाओं के बजाय स्वास्थ्य संबंधित समस्या के रूप में समझते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आमतौर पर क्या होता है, विकलांगता जो होती है उसको जो लोग हैं वो सामाजिक रूप में ना लेकर एक घटना के रूप में लेते हैं जो एक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अगर कोई चल नहीं सकता तो उसे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या के रूप में देखते हैं। वास्तव में यह केवल स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे या शरीर की विकृति के से कहीं अधिक जटिल है। यानी ये वास्तव में सिर्फ एक स्वास्थ्य से संबंधित या शरीर से संबंधित मुद्दा नहीं है, वो एक बहुत ज़्यादा जटिल मुद्दा है, क्योंकि हम वो समाज में देख सकते हैं, समाज में उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे WHO की रिपोर्ट 2013 के अनुसार विकलांग लोगों की खराब स्वास्थ्य, निम्न शिक्षा उपलब्ध, कम आर्थिक भागीदारी और गरीबी की उच्च दर गैर विकलांग लोगों की तुलना में अधिक है। यानी जो विकलांग लोग हैं, WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी थी 2013 में। उस रिपोर्ट के अनुसार जो विकलांग लोग हैं और जो सही लोग हैं, मतलब जो गैर विकलांग हैं यानी जो नॉर्मल हैं, और जो विकलांग लोग हैं, वो जो विकलांग लोग हैं ना वो ज़्यादा गरीब हैं गैर विकलांग लोगों की तुलना में। क्यों? क्योंकि गैर विकलांग जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें इजीली कोई भी काम पे रख लेता है, उन्हें वेतन वगैरह देता है और काम पे रख लेता है। बट जो विकलांग लोग हैं उन्हें बहुत मुश्किल से काम मिलता है और उनके लिए काम चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने समाज में ऐसी धारणा बना रखी है कि विकलांग लोग बेकार होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, विकलांग लोग भी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये बात सच है, ऊपर वाला अगर किसी को कुछ नहीं देता तो उसके बदले में ऐसी कुछ चीज़ देता है जो वो हमसे एक्स्ट्रा होती है। उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होता है जो हमारे पास नहीं होता। इसीलिए कभी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, और यही वजह है कि जो विकलांग लोग हैं वो ज़्यादा गरीब होते हैं गैर विकलांगों की तुलना में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं को विकसित करने और उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें समाज में मुख्यधारा में शामिल करने पर जोर दिया जाना लगा है। यानी उनकी जो क्षमताएं होती हैं उनको विकसित करने और उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें समाज में मिलने जुलने और घुलने मिलने में थोड़ा सा जोर दिया जाने लगा है, थोड़ा सा उन पर ध्यान दिया जाने लगा है कि हाँ, अब ताकि इन्हें भी थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे वो व्यक्ति विकलांग हो या नॉर्मल हो, सभी के लिए ही ये बात है कि वो राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वह काम करता है तो राष्ट्र की आय बढ़ती है। इसीलिए हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, चाहे वो विकलांग हो या गैर विकलांग हो। और विकलांग लोग भी राष्ट्रीय निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यानी जो विकलांग लोग हैं वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, विकलांग लोग राष्ट्रीय के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ की आबादी में लगभग 26.8 मिलियन लोग विकलांग हैं। अब देखिए 2011 की जो हमारी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 121 करोड़ में
26.8 मिलियन जो लोग हैं वो विकलांग हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या है एक विकलांग व्यक्ति की, जो विकलांग लोग हैं उनकी एक कितनी बड़ी संख्या है। अगर हम इतने सारे लोगों को बेकार समझें तो हमारा राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए हर विकलांग व्यक्ति भी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, ठीक है। जो कि कुल जनसंख्या का 2.21% है, यानी जो हमारी टोटल जनसंख्या है उसका 2.21% जो लोग हैं वो विकलांग हैं, ठीक है। लगभग 79% विकलांग आबादी ग्रामीण भारत में रहती है और 49% विकलांग आबादी साक्षर है। देखिए टोटल जो हमारी 79% विकलांग लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव वगैरह में रहते हैं और 49% जो विकलांग हैं वो साक्षर हैं यानी पढ़े लिखे हैं। लेकिन 34% ही लोग कार्यकृत हैं यानी कार्य करते हैं, यानी वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। अदरवाइज़ और लोग कुछ नहीं करते, उन्हें बेकार समझा जाता है। तो ये बात गलत है। उन्हें भी प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास हमें करना चाहिए क्योंकि वो लोग हमसे अपने आप को कम समझते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वर्ग की जागरूकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 प्रमुख कानून बनाए। जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 कानूनों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक 1995 का, एक 2016 का। देखिए पहला हमारा है विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, ये है अधिनियम 1995 का। दूसरा अधिनियम है हमारा विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर अधिनियम, ये हमारा अधिनियम आया है, ये 2016 में आया है, ठीक है। दोनों में मेनली एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है। पहला इसमें जो है इसमें हमारी 7 विकलांगता को रखा गया है और इसमें जो विकलांगताओं की काउंटिंग है यानी कितने प्रकार की विकलांगता होती हैं, विकलांगता के जो प्रकार हैं उसमें सिर्फ 7 प्रकार रखे गए हैं और इसमें इन्हें बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए हैं, ठीक है। पहले 7 थे, बाद में ये 21 प्रकार हो गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे चैप्टर में दे रखा है भारत में विकलांग अधिकारों का विकास। जो हमारे भारत है उसमें विकलांगता के जो अधिकार हैं, जो अधिकारों की मांग हुई या उनका विकास कैसे हुआ, अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आवाज़ 1970 के दशक के आसपास उठनी शुरू हो गई, यानी 1970 के दशक से ही आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि हमें कुछ ऐसे अधिकारों या कुछ ऐसे अधिनियमों की आवश्यकता है जो विकलांग व्यक्तियों के भविष्य को सुधारें और उन्हें आगे प्रेरित करें कुछ करने के लिए। भारी संघर्ष और कई विरोध और याचिकाओं के बाद सरकार ने विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 पारित किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध हुए और याचिकाएं डाली गईं और याचिकाओं के सहारे क्या हुआ, जो आंदोलन थे उन्हें बढ़ाया गया, जिसके बाद क्या हुआ, हमारा फाइनली 1995 वाला जो अधिनियम है वो पारित किया गया, ठीक है। विकलांग होना एक व्यक्तिगत कमी के रूप में देखा जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसे व्यक्तिगत कमी के रूप में देखा जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि यह लोग नियमित स्कूल में जाने, नौकरी पाने या सामाजिक जीवन में भाग लेने के असमर्थ होते हैं और ये बात बिल्कुल सच है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो हम उसकी जो विकलांगता है उसकी व्यक्तिगत कमी के रूप में देखते हैं और ऐसा भी सोचते हैं कि उसके लिए जो डेली के स्कूल होते हैं, जो हमारे लिए नॉर्मली स्कूल होते हैं, वो नॉर्मली स्कूल, नौकरी करना या समाज में समान जीवन जीना बहुत ज़्यादा असमर्थ हैं, उनके लिए वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आसान नहीं बना रखा, इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से
पिछले कुछ दशकों में विकलांगता को समझने के तरीकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यानी कुछ साल पहले से, कुछ दशकों से क्या हुआ है, जो विकलांगता को समझने का तरीका था उसमें बदलाव देखा गया और बदलाव आया है। अब विकलांगता को व्यक्ति के अंदर समस्या के रूप में नहीं समझा जाता, बल्कि बाहर से बाहर है। अर्थात विकलांगता को वातावरण के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में जाना जाता है। यानी पहले क्या था, विकलांगता जो थी उसको व्यक्ति के साथ जोड़कर देखा जाता था, कि व्यक्ति की समस्या के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसे बाहर से बाहर ही रखा जाता है और उसके स्वास्थ्य के यानी जो वातावरण है उसकी अंतःक्रिया के रूप में उसे समझा जाता है, उसे देखा जाता है, जो व्यक्ति की क्षमताओं को परिभाषित नहीं करती, बल्कि समाज में व्यक्ति की भागीदारी को बाधित करती है। यानी जो विकलांगता है वो व्यक्ति की कभी भी क्षमता को परिभाषित नहीं कर सकती, और जो समाज है, समाज में सिर्फ वो उसके लिए बाधा का काम करती है और कुछ नहीं। इस दृष्टिकोण को विकलांगता के सामाजिक मॉडल के रूप में जाना जाता है। यानी ये जो लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, उन लोगों का जो दृष्टिकोण है उसे सामाजिक मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सामाजिक मॉडल इस विचार को मानता है कि विकलांगता समाज द्वारा निर्मित होती है, और यदि कोई सक्षम नहीं है तो यह केवल समाज द्वारा बनाई गई बाधाओं के कारण है। ये बात बिल्कुल सच है। जो विकलांगता होती है, बेशक वो शरीर से विकलांग है, पर जो मेंटलिटी वाली विकलांगता होती है वो समाज द्वारा ही बनाई जाती है। हम उसको बार बार टोन करते हैं, बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं। अगर कोई बच्चा है, हम उसके सामने एक ही बात बार बार रिपीट करें, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो एक समय वो भी आएगा जब वो बच्चा जो है वो ये सोच लेगा कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, और वो पूरी ज़िंदगी नहीं करेगा उस काम को। बेशक वो एबल है उस काम के, बट वो करेगा नहीं, क्योंकि उसको ये फील होने लगेगा कि मैं नहीं कर सकता। तो जो विकलांगता है वो वास्तव में समाज द्वारा ही बनाई जाती है, और उसके लिए वो बाधाएं बनाते हैं, और इसी वजह से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि काम नहीं कर पाते और वो भटक जाते हैं और वो उस काम को नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन की भूमिका। यानी जो संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसकी क्या भूमिका रही है। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है विकलांग लोगों के लिए और विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए विश्वसनीय अधिकार आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी संयुक्त राष्ट्र ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव अधिकार के इतिहास में पहली बार समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के अधिकारों के लिए विशेष रूप से एक सम्मेलन अधिनियम किया गया, जिसे विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यानी विकलांग लोग हैं जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए पहली बार कोई कदम उठाया गया, और उस कदम या फिर उस सम्मेलन को किस नाम से जाना गया, संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन अधिनियम के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे 13 दिसंबर 2006 को अपनाया गया था, जो 3 मई 2008 को लागू हुआ। यानी इसे अपनाया 13 दिसंबर 2006 को था, लेकिन ये लागू मतलब कोई भी चीज़ है हमने सोच लिया उसको करने में, फिर उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, नीतियाँ बनाने में टाइम लगता है। तो वो लागू कब हुआ, वो 3 मई 2018 को लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 21वीं सदी की पहली मानव अधिकार संधि थी, जो विभिन्न विकलांग लोगों के पूर्ण और समान नागरिकों के रूप में व्यवहार करने के अधिकारों को साकार करने की दिशा में एक बड़े कदम का प्रतिबंधित करती है। यानी ये बहुत बड़ा कदम था जो सभी के लिए समान अधिकार और समान व्यवहार को बढ़ावा देती थी, और सभी को समान अधिकार मिलेंगे, सभी को समान पहुंच मिलेगी और सभी के साथ समान व्यवहार होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, यह दुनिया भर में रहने वाले सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए एक वरदान की तरह है। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य सभी विकलांग व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों का पूर्ण पालन और समान आनंद का बढ़ावा देना है।
संरक्षित करना और सुनिश्चित करना है। यानी ये जो हमारा अधिकार है, ये जो हमारे ये कन्वेंशन आया है, इसका क्या महत्व है, ये एक तो पूरी दुनिया के जो इतने भी विकलांग लोग हैं सभी के लिए एक वरदान साबित हुआ। क्यों? क्योंकि अब इन्हें बहुत सारे मुद्दों पर बहस की गई, इनके लिए बहुत ज़्यादा नए नए कानून मिले और मानव अधिकारों की बात की गई जो इनके लिए नहीं की जाती थी, उन मुद्दों पर इनके लिए अब बात की गई। इस सम्मेलन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आय तक पहुंच, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करने तक पहुंच आदि थी। यानी ये सभी के लिए सभी रोजगारों और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पहुंच के लिए बनाया गया था। साहित्य विकलांग लोगों के जीवन से सीधे संबंधित क्षेत्रों में एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यानी ये सभी के लिए एक समान और अच्छे जीवन की भूमिका को निभा रहा था, अच्छे जीवन की श्रृंखला को ला रहा था, ताकि सभी लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जितनी भी चीज़ें हैं सभी को स्वतंत्रता, सभी के लिए समान हो सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना अत्यधिक विश्वास दिखाया और उसी दिन उस पर हस्ताक्षर किए और अक्टूबर 2017 में इसमें पुष्टि की। यानी भारत ने क्या किया, जो संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन आया था उसमें अपना योगदान दिखाने के लिए उसने उसे अपनाया और अक्टूबर 2017 में अपनी पुष्टि कर ली, यानी उसको अपना दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए दृढ़ता से वकालत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह बच्चे समुदाय में दूसरों के साथ समान आधार पर समावेशी गुणवत्ता, प्राथमिकता और मध्यस्थता शिक्षा प्राप्त कर सकें। यानी सभी को समान और सभी के साथ शिक्षा मिल सके, इस पर भी ये ध्यान देता है और इस पर भी थोड़ा सा कोशिश करता है कि हाँ सभी लोग आगे बढ़ सके। हालांकि पहले से विकलांगों के लिए कानून विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1990, यह जो विकलांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में प्रतिबद्ध थे। यानी इन सभी चीज़ों को, इन सभी अधिनियमों को लाया गया ताकि विकलांग व्यक्तियों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। UNCRPD की सिफारिश की मदद से हम विकलांग बच्चों के जीवन में निम्नलिखित बदलाव ला सकते हैं। अब कौन कौन से हम बदलाव ला सकते हैं, ये UNRPD ने थोड़े से सुझाव दिए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इन सुझावों को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा विकलांग व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना और उन्हें सशक्त बनाना, ताकि जब वे भेदभाव का अनुभव करें या देखें तो उसके विरुद्ध खड़े हो सकें। यानी जो विकलांग लोग हैं उनको थोड़ा सा इतना मजबूत बनाना कि जब भी वो भेदभाव देखें तो वो उसका विरोध कर सकें, उसके विरोध में कुछ कह सकें, खड़े हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय, निष्पक्षता और अनुचितता के संदर्भ में अपनी समझ का निर्माण करना, ताकि वह चिढ़ाना, खेल में बहिष्कार और अन्य लोगों के साथ गलत व्यवहार करना जैसे कार्यों को समझ सकें और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। यानी ऐसी चीज़ें हमें बच्चों को बताना कि न्याय, निष्पक्षता, अनुचितता क्या है और उसके संदर्भ में उन्हें जागरूक करना कि खेल में अगर उन्हें कोई चिढ़ाता है या बहिष्कार किए जाते हैं या फिर कोई भी गलत चीज़ देखें तो वो उसके साथ कैसे रिएक्ट करें, उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएंगी, इस चीज़ों के बारे में हमें बताना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उन्हें अपने आसपास की दुनिया से किसी भी पूर्वग्रह और भेदभावपूर्ण व्यवहार को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हमें उन्हें अपने से अलग का सामना करने और स्वीकार करने के सक्षम बनाना। यानी अगर हम उनके साथ ना हों और उनके साथ अलग लोग हों हमसे, जिनका बिहेवियर अलग हो, तो उनके साथ वो कैसे हैंडल करेंगे या उनके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें सिखानी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं PWD समान अवसर अधिनियम का संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम 1990
1995। ये जो हमारा 1995 का जो अधिनियम है, इसको हम करेंगे कल। आई होप आप सभी ने यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया होगा, आप सभी ने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक अपने थॉट कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे हैं तो जल्दी से जाइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में अब जो थॉट हैं, जो आपको समझ में आया था उस चीज़ को पढ़कर, जो फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था वो चीज़ लिखिए, और आप उस चीज़ से क्या समझते हैं वो भी ज़रूर लिखिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।